हम डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ और मेंडल लॉ ने कौन कौन से अपने प्रयोग किए हैं मटर के दानों में, तो उनसे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे। उसके बीच कैसे संकरण हुआ था, मेंडल ने अपने इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या क्या बताया है, तो मेंडल लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल बायोसाइंस पे, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मेंडल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोसेस, प्रिंसिपल, प्रोड्यूसर्स एंड एग्जांपल्स, उनके सभी। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि मेंडल ने अपने परिचय में दिया था कि जो मटर के दाने हैं उनके से रिलेटेड कुछ संकरण कराए गए थे, जो मेंडल के F1, FN2 जनरेशन, FN3 जनरेशन, 3 जनरेशनों को यानी 3 लॉ को प्रतिपादित किया गया है 3 चरण में, तो उनके द्वारा दिया गया है। तो हम पहले ये समझेंगे कि मेंडल लॉ है क्या। तो मेंडल लॉ किस चीज़ों पे बना है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रजनन जीवधारियों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। इस प्रजनन का अर्थ होता है कि अपनी समान संतान उत्पन्न करना, राइट। और जीवों की संतान की उनके जनकों से समानता प्रदर्शित होती है। जैसे गाय के बच्चे गाय के समान होते हैं और भेड़ के बच्चे भेड़ के समान होते हैं, वैसे ही शेर के बच्चे शेर के समान होते हैं और कुत्ता के बच्चे कुत्ता के समान होते हैं। और हम देखते हैं पौधों में, तो गेहूं का बीज जो होता है वो गेहूं के बीज जैसा ही होगा, यानी गेहूं का पौधा गेहूं के पौधे जैसा ही होगा। और सरसों के बीज बोने पर सरसों ही पौधा बनता है, ना कि दूसरा। तो उसी प्रकार यदि हम गुलाब की कलम से गुलाब के पौधे बनाते हैं, तो संतान तथा जीव की समानताएं उतनी ही होती हैं। कोई भी, जैसे भी कोई भी अगर हमारे आसपास का अनपढ़ व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी पहचान सकता है कि कौन कुत्ते का बच्चा है और कौन सरसों का पौधा है। तो वो इस क्या लक्षण देखता है, तो वह जनकों से, यानी कि उसके द्वारा जनकों के लक्षण से और उससे संतति उत्पन्न हो रही है, उन लक्षणों को वो देखता है। तो आइए चलते हम देखते हैं कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आनुवंशिकता को कुछ कंप्लीट यानी डोमिनेंस के बारे में दिया गया है। जैसे कि आनुवंशिकता क्या कहलाता है, तो जैसे उनके इस प्रकार, जैसे जनकों के लक्षणों या गुणों का उनकी संतति के संचरण, या जैसे संतति की जनक से समानता प्रदर्शित होती है, आनुवंशिकता कहलाती है, राइट। तो फ्रेंड्स अब हम मेंडल के आनुवंशिक नियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी मेंडल के आनुवंशिक नियम। मेंडल के आनुवंशिक नियम से देखा जाए तो जो मेंडल का आनुवंशिक नियम इसलिए क्योंकि मेंडल ही यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई को हुआ था, यानी 22 जुलाई 1882 में हुआ था, यानी ग्रेगर मेंडल जन का। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और अगर आप ये पूछा जाए कि जो आनुवंशिकी शब्द है यानी जेनेटिक शब्द है, उसको सर्वप्रथम नाम किसने दिया था, तो आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम नाम, आनुवंशिक शब्द का सर्वप्रथम नाम विलियम वेटसन ने दिया था। विलियम वेटसन ने दिया था, वेटसन, राइट। इन्होंने 1905 में दिया था, ओके। अब हम देखते हैं कि आनुवंशिकता का यानी मटर के पौधे, मेंडल ने मटर के पौधे पर यानी पी सैटिवम पर 7 सालों तक अपने संकरण प्रयोग किए, यानी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, और आनुवंशिकता के नियम, जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम से जाना जाता है, राइट। मेंडल के मुख्य 3 नियम हैं, राइट। मेंडल के मुख्य 3 नियम हैं, जिनमें से सबसे पहले नियम अपवाद भी है, यानी एक्सपेक्शन, जैसे सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, यानी को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस आदि। मेंडल के आनुवंशिक 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र उपविहोन पृथक्करण का नियम, यानी थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट, राइट। तो हम देखते हैं जो मेंडल लॉ है, तो मेंडल लॉ का यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा जेनेटिक्स का। तो मेंडल लॉ का जो नियम है, पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम प्रभाविता का नियम है। मेंडल के पहले नियम यानी प्रभाविता का नियम से हम शुरुआत करते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि 2 शब्दों यानी 2 विभिन्न लक्षणों को आपस में संकरण कराया जाए, तो अगली पीढ़ी में वही लक्षण नजर आएगा जो प्रभावी होगा, तथा जो अपने अप्रभावी लक्षण होगा वह छुप जाएगा, यानी कि जो अगली पीढ़ी आएगी उसकी मेंडल। तो
जैसे मेंडल की जो अगली पीढ़ी के नियम है, जैसे प्रत्येक जोड़े के यानी कि प्रत्येक जोड़े के दोनों लक्षणों के कारकों के साथ साथ होने पर उनमें से केवल एक ही लक्षण दिखाई यानी एक ही लक्षण जीव में दिखाई देता है, इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा दूसरा लक्षण जो स्वयं को प्रभावी लक्षण जो स्वयं को प्रदर्शित नहीं कर पाता अर्थात छिपा रहता है, जैसे कि यहाँ पे छिपा रहता है, तो उसको क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण कहेंगे। यहाँ पे अप्रभावी लक्षण कहेंगे, राइट। अब हम एक संकरण यानी एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझ सकते हैं। यदि मटर के लंबे टी टॉल यानी यहाँ कैपिटल टी और बौने ड्रॉफ यहाँ स्मॉल टी है, पौधे के बीच पॉलिनेशन कराया जाए यानी परासरण कराया जाए, तो अगली पीढ़ी में जितने भी पौधे बनेंगे वह सभी लंबे होंगे। यानी कि अब अगर यहाँ पे कैपिटल टी है यानी कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो इन दोनों के बीच संकरण कराया जाएगा, तो क्या आपका बनेगा? टी कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। तो संकरण कराने के बाद जो लंबी पीढ़ी है कि उसमें दोनों में क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो पौधा कैसा होगा? सभी लंबे पौधे होंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव में असंख्यक जोड़ी है, जैसे विकल्पों में एल की उपस्थिति होती है और प्रत्येक जोड़ी एक विकल्पी प्रभावी है जबकि दूसरा अप्रभावी है। तो जो अप्रभावी यानी दूसरा अप्रभावी है और प्रभावी लक्षण जो होता है संयुग्मी होता है और जो अप्रभावी होता है उसको हम विषम युग्मी कहते हैं। दोनों परिस्थितियों में यानी कि दोनों की परिस्थितियों में आपको प्रकट कर सकता है कि जबकि अप्रभावी लक्षण केवल समयुग्मी होता है, यानी इसमें आएगा आपका जो स्मॉल टी है ना, वो दोनों आएगा अवस्था में प्रदर्शित होता है, राइट। यहाँ पर हम लंबाई के लिए जो एलील होगा वह प्रभावी एलील होगा, जबकि बौनेपन के लिए एलील होगा वह अप्रभावी एलील होगा, क्योंकि आपको पता है कि F1 पीढ़ी के जो लंबे पौधे हैं वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी, और जो बौने पौधे हैं वो स्मॉल टी है। तो इन दोनों के बीच का जो लक्षण है उसका जो कारक है स्मॉल टी और कैपिटल टी है। अब लंबे लक्षण का कारक जीन टी, यानी जब इन दोनों के बीच जनन के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं तो प्रत्येक लक्षण का एक जीन युग्मक हो जाता है, राइट। क्योंकि जब पहुंच जाता है तो F1 पीढ़ी के संकरण लंबे पौधे में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। आधे युग्मकों में प्रभावी होता है यानी कि आधा जो होगा वो प्रभावी होगा और आधे कारकों में यह अप्रभावी होगा। तो जो अप्रभावी होगा ये होगा और जो प्रभावी होगा ये होगा। तो यानी कैपिटल टी होगा और अप्रभावी स्मॉल टी है। जब दोनों में संकरण कराया जाएगा तो दोनों का काम कैपिटल टी ही करेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? सभी पौधे जो अप्रभावी पौधे हैं वो भी टॉल हो जाएंगे यानी लंबे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मेंडल का दूसरा नियम। मेंडल का दूसरा नियम कहता है पृथक्करण का नियम, राइट। मेंडल के इस नियम के अनुसार यदि दो विपरीत लक्षणों का संकरण कराया जाए तो पहली प्रभावी लक्षण दिखलाई देंगे, जो कि प्रभाविता का नियम कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रत्येक युगल के विपरीत लक्षण या कारक युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक पर पहुंच जाते हैं, वो जो मतलब यानी कि उसका पृथक्करण यानी मेंडल का दूसरा नियम कह रहा है। तो मेंडल के दूसरे नियम में आपका जैसे कि यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो क्या होगा? कैपिटल आर एंड क्रॉस, यानी कैपिटल आर में स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों के बीच जब हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कैपिटल आर और कैपिटल आर का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो F2 पीढ़ी क्या कह रहा है, F2 पीढ़ी में आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि सभी जो युग्मज बन रहे हैं उनके लक्षण पुनः एक दूसरे के साथ आ जा रहे हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं होते, ये अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस नियम की वंशागति का भी खंडन कराता है, क्योंकि युग्मक किसी भी लक्षण के लिए हमेशा शुद्ध होता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि इसका आपस में स्वपरागण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में प्रभावी अप्रभावी लक्षणों ही दिखाई देंगे, जिनका फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 का होगा और जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी का विवरण दिया गया है।
नेक्स्ट हम देखते हैं पृथक्करण की व्याख्या, यानी पृथक्करण के नियम की व्याख्या हम कैसे करते हैं। तो ये हम जानते हैं कि युग्मक गैमेट्स बनाते हैं और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है इनके अंदर, जिससे सभी क्रोमोसोम पर मौजूद जीनों के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक हर जोड़े एक ही एलील पहुंचता है। अगर एलील एक समान है तो जो भी युग्मक बनेंगे वह समान होंगे, क्योंकि सारे युग्मकों एक ही तरह के एलील कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे कि आप समझ रहे होंगे, जैसे इसी प्रकार जैसे कोई लाल एक रेड कुछ मतलब रेड प्रकार के एक पौधे को हम लेते हैं, यानी रेड कलर का, और फिर हम एक लेते हैं सफ़ेद कलर का वाइट। तो ये दोनों फूलों के मटर के पौधे के बीच संकरण कराते हैं, यानी कि दोनों के बीच हमें F1 पीढ़ी के, यानी F1 पीढ़ी से में सभी पौधे लाल रंग के फूलों वाले मिलते हैं। और जिससे ज्ञात होता है कि लाल रंग एक प्रभावी पौधा है, यानी कि लाल रंग कैसा है, एक प्रभावी पौधा है, जबकि सफ़ेद रंग मटर के पौधे का एक अप्रभावी लक्षण है, यानी कि जो आपका वाइट कलर का जो पौधा था वो सफ़ेद कलर अप्रभावी लक्षण है। मेंडल की लाल रंग को यानी कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि सफ़ेद को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और F1 पीढ़ी के लाल पुष्प वाले संकर पौधे के बीच स्वनिषेचन कराने पर F2 पीढ़ी, यानी F2 पीढ़ी में 75% इसमें पौधे में लाल रंग के फूल वाले होते हैं, जबकि 25% केवल वाइट कलर के पौधे यानी फूल वाले पौधे होते हैं। राइट, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जो मेंडल का नियम है वो F2 जीन का अध्ययन हमें जब समयुग्मजी पौधे और विषमयुग्मी पौधे में दिखता है, तो ये समयुग्मी पौधे का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में प्रदर्शित होता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता यानी लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स भी का नियम भी कहा जाता है। तो अतः कोई ये दो एलील आपस में कभी भी नहीं मिलते और युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, इसलिए इसे एलील की शुद्धता नो मिक्सिंग ऑफ एलील्स का नियम भी कहते हैं। मेंडल जब लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे थे, यानी जब सभी लंबे पौधे थे, लेकिन उनका स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 मिला। अब हम देखते हैं मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम कहता है कि स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एजॉर्मेंट। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी लक्षणों का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो जब दो से अधिक युग्म विकल्पी लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उनमें एक ही लक्षण वंशगति पर दूसरे लक्षणों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो प्रत्येक जोड़ी के विपर्यासी लक्षणों के जीन अन्य विपर्यासी लक्षणों में प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि इसमें F1 में जो प्रभावी हो जाते हैं तो बिना स्वतंत्र रूप से प्रभावी, यानी जो बिना प्रभावी हों उन्हें व्यूहन कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्वतंत्र व्यूहन का नियम या स्वतंत्र प्रति सम्मिश्रण का नियम भी कहा जाता है। लेकिन अगर इसका आपस में स्वपरागण कराया जाए तो F2 में यह 9:3:1 के फिनोटॉपिक अनुपात में दिखाई देगा। यहाँ पर नए लक्षण और जो पुराने लक्षण दोनों दिखाई देंगे, यानी नए और पुराने दोनों। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि जब मेंडल ने गोल और पीले बीजों में संकरण कराया, यानी छुरीदार और हरे बीज के साथ कराया, तो पहली पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल और पीले रंग के बने। लेकिन जब उसका स्वपरागण कराया गया तो दूसरी F2 पीढ़ी में यह 9:3:3:1 के अनुपात में बदल गया। इससे यह साफ होता है कि युग्मक बनते समय अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन होता है और जिसमें क्रोमोसोम मौजूद होता है। एलील एक दूसरे से अलग होते हैं और निषेचन के दौरान आपस में मिलेंगे तो युग्मज में नए प्रकार के संयोजन आएंगे। अब हम देखते हैं कि मेंडल की सफलता का कारण क्या था। तो मेंडल की सफलता का कारण, मेंडल के पहले भी बहुत से वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी के नियम के लिए, लेकिन वह किसी सही नतीजे पर तक नहीं पहुंच सके, क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिक एक ही समय में बहुत से लक्षणों का अध्ययन करते थे। लेकिन मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए एक बार में 1-2 लक्षण को प्रयोग में लाया। जैसे मेंडल ने मटर के लंबाई की बात
करें तो मेंडल ने लंबे और बौने लक्षणों को ही अपने संकरण के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया था। साथ ही मेंडल ने सौभाग्यशाली थे, यानी मेंडल बहुत ही सौभाग्यशाली थे। इन्होंने मटर के जिन लक्षणों को चुना उनमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं पाया जाता था। तो आनुवंशिकी, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मेंडल लॉ, इन तीनों प्रकार की मेंडल के द्वारा दी गई नियमों का हमने विवरण दिया और आई होप ये आपको समझ में आया हो और समझ में आया भी होगा। और तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बायो साइंस 2.0 को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स।